गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में अपन ने मनु के राजनीतिक विचार देखे थे, जिसके तहत मनु का सप्तांग सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, परराष्ट्र संबंध किस तरीके से होने चाहिए दूसरे एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्र के साथ, या एक राज्य के दूसरे राज्य से संबंध कैसे होने चाहिए, इसका अध्ययन किया था। आज अपन अध्ययन करेंगे मनु के सामाजिक विचार। मनु के सामाजिक विचारों में पहला है वर्णाश्रम संबंधी विचार। मनु के अनुसार राजा का प्रथम कार्य है वर्णाश्रम के नियम की स्थापना करना, जिसके तहत समाज में 4 वर्ण होंगे या 4 वर्णों की स्थापना राजा के द्वारा की जाएगी। वो 4 वर्ण होंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का स्थान सर्वोच्च होगा। चारों वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में ब्राह्मण का स्थान सर्वोच्च होगा। वह पठन पाठन, यज्ञ हवन इस प्रकार के कार्यकलाप करेगा। राजा को इस वर्ग का विशेष रूप से संरक्षण करना चाहिए। मनु कहता है कि जिस राज्य में वेद पाठी भूखे मरते हैं वह राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। मनु कहते हैं कि जिस राज्य में वेद पाठी भूखे मरते हैं वह राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। मतलब ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च स्थान देता है मनु, और उसके संरक्षण के लिए विशेष रूप से राजा को ख्याल रखना चाहिए। दूसरा जो वर्ग है वो है क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम है सीमाओं की सुरक्षा करना। दूसरे राज्य से सुरक्षा करना क्षत्रिय का काम है। तीसरा वर्ग है वैश्य। व्यापार व वाणिज्य करना वैश्य का काम है। तीसरा वर्ग वैश्य है, व्यापार और वाणिज्य इसका काम है। और चौथा जो वर्ग है वो है शूद्र। मनु अपनी वर्ण व्यवस्था में सबसे निम्न स्थान प्रदान करता है शूद्र को। और इस शूद्र वर्ग का काम जो ऊपर के 3 वर्ग है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी सेवा करना है। शूद्र वर्ग का काम है जो समाज में ऊपर के 3 वर्ग है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनकी सेवा करना। मनु शूद्र को निम्न अधिकारों से वंचित करता है। शूद्र को
शूद्र को शिक्षा के अधिकार से मनु वंचित करता है। मनु कहता है कि अगर शूद्र के कान में वेद का मंत्र पड़ जाए तो उस कान में पिघला हुआ शीशा डाल देना चाहिए। मतलब शूद्र वर्ग को मनु शिक्षा से वंचित रखना चाहता है। समाज में वर्ण व्यवस्था के साथ साथ जो आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया है मनु के अनुसार, उसमें मनुष्य जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है। 100 वर्ष मनुष्य की एवरेज आयु मानी गई है। उसको 4 भागों में बांटा गया है। 25 वर्ष तक की आयु को ब्रह्मचर्य आश्रम के तहत माना गया है, जिसमें शिक्षा प्राप्त करना प्रमुख अधिकार है। दूसरे जो आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम है, 50 से 75 साल तक का। 25 से 50 साल तक का गृहस्थ आश्रम और 75 से 100 साल तक का संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य या ब्रह्मचार्य आश्रम में जो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है उसे मनु ये कहता है कि शूद्र वर्ग को ब्रह्मचार्य आश्रम या शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जाना चाहिए। दूसरा मनु कहता है कि मोक्ष के अधिकार से भी शूद्र वर्ग को वंचित किया जाना चाहिए, या मनु मोक्ष के अधिकार से भी शूद्र वर्ग को वंचित करता है। अगर देखें तो मनु की शूद्रों के प्रति जो विचार है, शूद्र संबंधी जो विचार है, तात्कालिक समय में अमानवीय है। इन्हें किसी भी रूप में एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में उचित नहीं कहा जा सकता। परंतु मनु के जो आश्रम संबंधी जो विचार है, या सॉरी जो वर्णाश्रम संबंधी जो विचार है, वर्ण व्यवस्था संबंधी जो विचार है, उसमें वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म न होकर कर्म की बात कर देता है मनु। तो ये विचार कहीं न कहीं मनु के स्वीकार्य है कि वो वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर निर्धारित करता है। पर फिर भी वर्तमान समय में मनु के वर्ण व्यवस्था संबंधी विचारों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। महिलाओं संबंधी मनु के विचार, मनु महिलाओं के बारे में यह कहता है कि परिवार के अंतर्गत तो महिलाओं को स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। पारिवारिक कार्यों में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। परिवार के सभी कार्यों में महिलाओं का योगदान होना चाहिए। उनसे पूछताछ कार्य किया जाना चाहिए, उनकी भी सहभागिता होनी चाहिए। परंतु मनु के अनुसार महिलाओं को राजनीति में सक्रिय होने का या राजनीतिक सक्रियता का कोई अधिकार नहीं प्रदान किया जाना चाहिए। मनु कहता है
कि महिलाओं को बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन तथा वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। महिलाओं के बारे में मनु के विचारों को समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मनु ये भी कह देता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। तो दूसरी ओर वो ये भी कह देता है कि महिलाओं को बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। तो कुल मिला के महिलाओं के प्रति जो मनु के विचार वो ये है कि परिवार के पारिवारिक मामलों में तो महिलाओं को स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए, किंतु राजनीतिक मामलों में उन्हें किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं होने चाहिए, राजनीतिक सक्रियता उनको प्राप्त नहीं होनी चाहिए। महिलाओं को अपने जेवरात आदि पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। कुल मिला के महिलाओं के सामाजिक जीवन में सक्रियता की या राजनीतिक जीवन में सक्रियता की मनाही करता है मनु। तो मनु के जो वर्णाश्रम संबंधी विचार या वर्ण व्यवस्था संबंधी विचार और महिलाओं संबंधी जो विचार है, उसमें शूद्र के प्रति जो मनु की सोच है और महिलाओं के सामाजिक जीवन या राजनीतिक जीवन में सक्रियता संबंधी जो सोच है, उसे वर्तमान समय में बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता। परंतु फिर भी एक दर्शन या चिंतन की शुरुआत मनु से होती है। तो मनु के विचारों का राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में विशेष महत्व है। धन्यवाद।